संवैधानिक अनाथ, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्फन्स, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। लेकिन ये दो शब्द हमारी न्याय व्यवस्था की एक बहुत ही गहरी और छुपी हुई सच्चाई को सामने लाते हैं। तो आज चलिए समझते हैं भारतीय न्याय प्रणाली की उस अदृश्य वर्कफोर्स के बारे में जिन्हें इसी नाम से जाना जाता है। ये जो बात कही गई है ना कि न्यायिक कर्मचारी ना तो पूरी तरह से कार्यपालिका के हैं, ना ही न्यायपालिका के, वो संवैधानिक अनाथ है। असल में यही इस पूरे मुद्दे की जड़ है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो अदालतों की चारदीवारी के पीछे अक्सर दब जाती है। पर इसका मतलब क्या है और आखिर ये नौबत आई ही क्यों? तो सवाल यही है कि हमारी अदालतों की जो रीढ़ की हड्डी हैं, जो लोग पूरा सिस्टम चलाते हैं, आखिर वो कौन हैं और उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं होगा, बल्कि एक पहेली को सुलझाने जैसा होगा, जिसे हम मिलकर परत दर परत खोलेंगे। अच्छा, तो इस पूरी कहानी की जो जड़ है वो हमारे संविधान में ही है। संविधान का अनुच्छेद 235 ये क्या कहता है? ये हाईकोर्ट्स को, निचली अदालतों पर पूरा कंट्रोल देता है। अब देखिए, इसके पीछे का मकसद बहुत नेक था। मकसद था कि न्यायपालिका को सरकार के दखल से पूरी तरह आज़ाद रखा जाए। लेकिन हुआ क्या? एक अच्छी सोच ने असल जिंदगी में एक बहुत ही उलझी हुई सच्चाई को जन्म दे दिया। और बस यहीं से सारी मुश्किल शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे एक डुअल कंट्रोल यानी दोहरे नियंत्रण वाला सिस्टम बन गया। एक ऐसा सिस्टम जहां पावर की चाबी किसी एक के हाथ में नहीं है, बल्कि दो अलग अलग ताकतों के बीच में बंट गई है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि यह बंटवारा काम कैसे करता है। देखिए, एक तरफ है हाई कोर्ट। इनके पास क्या है? स्टाफ की पोस्टिंग, प्रमोशन, डिसिप्लिन, मतलब सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार। और दूसरी तरफ है राज्य सरकार। उनके पास क्या है? पैसा, यानी सैलरी, बजट और नए पद बनाने की मंजूरी। कंट्रोल किसी के पास और पैसा किसी और के पास। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि हाई कोर्ट के पास अधिकार तो हैं, पर उन अधिकारों को लागू करने के लिए बजट नहीं है। और वहीं राज्य सरकार के पास बजट तो है, पर उनकी कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं है। ये एक अजीब सी सिचुएशन है, जहां अधिकार और जिम्मेदारी का कोई मेल ही नहीं है। एक तरह का गवर्नेंस वैक्यूम बन गया है, जहां कोई भी पूरी तरह से अकाउंटेबल नहीं है। और जब जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता, तो इसका असर बहुत गंभीर होता है। ये जो गवर्नेंस का खालीपन है ना, इसके नतीजे बहुत ही सीरियस हैं। चलिए देखते हैं कि असल में होता क्या है। सबसे पहला नतीजा है असमानता। जरा सोच कर देखिए, एक ही देश, एक ही न्याय व्यवस्था, लेकिन अलग अलग राज्यों में एक ही काम के लिए स्टाफ को अलग अलग सैलरी मिलती है। भर्ती के नियम अलग, प्रमोशन के मौके अलग, यहां तक कि पद के नाम तक में कोई बराबरी नहीं है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। दूसरा नतीजा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, मतलब काम में बेहिसाब देरी। जब भी कोई सुधार करने की बात आती है ना, तो एक पिंग पोंग का खेल शुरू हो जाता है। हाई कोर्ट फाइल भेजता है राज्य सरकार को, राज्य सरकार वापस भेज देती है हाई कोर्ट को। आप पहल करो, नहीं आप मंजूरी दो। और इस सब के बीच में जो जरूरी सुधार हैं, उनकी फाइलें सालों साल बल्कि दशकों तक धूल खाती रहती हैं। और तीसरा नतीजा, जो शायद सबसे दुखद है, वो है शोषण और अनदेखी। इन कर्मचारियों पर काम का बोझ तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पद खाली पड़े हैं, लेकिन ना तो टाइम पर प्रमोशन मिलता है, ना ही उनकी शिकायतों को सुनने के लिए कोई सिस्टम है। वो जो इतना जरूरी काम करते हैं, उसकी कोई अहमियत ही नहीं समझी जाती। तो अब हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, संवैधानिक अनाथ। अब यह शब्द एकदम साफ हो गया होगा। ये वो कर्मचारी हैं जो हैं तो राज्य सरकार के कर्मचारी, लेकिन उन्हें कंट्रोल करता है हाई कोर्ट। और इस दोहरे कंट्रोल के चक्कर में वो एक ऐसी अजीब सी जगह में फंस गए हैं जहां कोई भी अथॉरिटी उनकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो उन्हें अनाथ क्यों कहा जाता है? देखिए, सीधी सी बात है, कोई एक पेरेंट संस्था नहीं है जो कहे कि हाँ, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। उनकी सर्विस कंडीशंस के लिए कोई नेशनल स्टैंडर्ड नहीं है। अपनी शिकायतें रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। कोई एक कानून नहीं है जो उनकी रक्षा करे। वो इस सिस्टम में सचमुच अकेले हैं। और ये सिर्फ एक सिस्टम की खराबी नहीं है, हमें ये याद रखना होगा, इसका एक मानवीय पहलू भी है। ये उन हजारों लोगों की कहानी है जो रोज तनाव, बर्नआउट और अपने करियर में ठहराव से जूझ रहे हैं। वो लोग जो चुपचाप हमारी न्याय व्यवस्था की मशीनरी को चला रहे हैं। ठीक है, तो हमने समस्या को तो समझ लिया, लेकिन सिर्फ समस्या समझना काफी नहीं है। उससे भी ज्यादा जरूरी है समाधान खोजना। तो अब सवाल यह है
कि इससे ठीक कैसे किया जा सकता है, इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। देखिए, समाधान मुश्किल जरूर लग सकते हैं, लेकिन हैं बहुत साफ। सबसे पहले तो एक राष्ट्रीय सोच की जरूरत है, यानी वन नेशन वन जुडिशियल कैडर। पूरे देश में सैलरी, प्रमोशन और ट्रेनिंग के लिए एक जैसे नियम कानून होने चाहिए। और ये सब हो, इसके लिए एक नेशनल जुडिशियल स्टाफ कमीशन बनाने की जरूरत है। एक ऐसी संस्था जो इन कर्मचारियों को एक पहचान दे, एक घर दे। और ये सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार का मामला नहीं है, ये एक नैतिक सवाल भी है। आखिर एक ऐसी न्याय प्रणाली जो दूसरों को न्याय देने का काम करती है, वो अपने ही कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को कैसे नजरअंदाज कर सकती है। और आखिर में एक बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए, न्यायिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ जजों की स्वतंत्रता नहीं होता। इसका मतलब है पूरे के पूरे जस्टिस सिस्टम की मजबूती, और इस सिस्टम की बुनियाद यही कर्मचारी हैं। अगर उनकी उपेक्षा होती रही तो सच्ची न्यायिक स्वतंत्रता कभी हासिल नहीं हो सकती। तो हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जो दूसरों के लिए न्याय का आखिरी दरवाजा है, क्या वो ये सुनिश्चित कर सकती है कि उसके अपने घर में भी सबके साथ न्याय हो? इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।